फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछे गए पिछले प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि 25 जनवरी 2019 को पहला शिफ्ट हुआ था। उसके मैथ्स के पेपर के बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो यदि आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका सपना है रेलवे पुलिस एज अ कांस्टेबल या एसआई के रूप में ज्वाइन करने का, तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में ज़रूर आप कुछ नया सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एग्ज़ाम में अपने समय को कैसे बचाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्या दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हुई है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6600 रुपये का 2 साल का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा ब्याज का दर क्या है, 10% है, तो 10% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी होगी। अच्छा, जब परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो प्रतिशत हटाते ही नीचे 100 आता है, तो 10/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 10% की वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, अर्थात हमारा मूलधन कितना था, 10 था, 1 रुपये का ब्याज मिला है, मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो पहले साल, 2 साल का निकालना है, तो पहले साल क्या हो जाएगा, पहले साल मूलधन 10 था, 1 रुपये का ब्याज मिला, मतलब 10 से 11। दूसरे साल भी 10 से 11 होगा, अर्थात 2 साल का करना है, तो 2 साल स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। अब देखिएगा कैसे करेंगे आगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, हमारे पास मूलधन 6600 है, इतना याद रखना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 10 का स्क्वायर होता है 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, ये 100 नहीं है, मूलधन जो है हमारा 6600 दिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन में मूलधन क्या दिया है, 6600 दिया है। मूलधन क्या दिया गया है, 6600 दिया है। तो अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व क्या करेंगे, ये 100 नहीं है, ये कितना है, ये दिया गया है क्वेश्चन में 6600। ठीक है, 100 का कितना गुना है, तो 100 का 66 गुना है। क्यों, 6600 में 100 का भाग देखकर देखिएगा, तो 66 गुना 66 गुना आएगा। ठीक है, अब देखिए, जब ये 100 गुना है तो मिश्रधन जो ज्ञात करना है ये भी 121 ना होकर ये 66 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम कैसे बचाना है देखिएगा, मल्टीप्लाई का भी एक तरीका होता है। 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 121 का गुणा करना है 66 से, 121 को हम लिख सकते हैं 100 + 21, मतलब 100 + 21। और 66 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 66 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए 100 का पहली बार गुणा करेंगे 66 से, तो ये तो सिंपल सा है, 6600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6600 आ जाएगा। इतना तो सभी को पता है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद 6600 आ गया। अब इसके बाद गुणा करना है हमको, 6600 आ गया, और प्लस करना है, +21 का गुणा करना है 66 से। 100 का गुणा तो हो गया, अब की बार 21 का गुणा करेंगे 66 से। तो 21 का गुणा 66 से करेंगे कैसे, देखिएगा, 21 का गुणा करना है 66 से। ठीक है, तो इसका एक तरीका होता है, पहले सीधा सीधा गुणा करिए। ठीक है, 6 × 1 = 6, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 × 1 = 6, 6 आ गया। फिर तिर्यक गुणा करिए, टेढ़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जोड़ दीजिए। 6 दूनी 12, 6 × 1 = 6, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 का क्या हो जाएगा, 8। हासिल कितना आया, कैरी आया 1। फिर सीधा सीधा गुणा करिए। ठीक है, एक बार सीधा सीधा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर सीधा सीधा। 2 × 6 = 12, एक एक हासिल था 13। तो कितना आया, 1386। ये 6600 तो था ही, 1386 और आ गया। इसको ऐड कर दीजिए तो मिश्रधन निकल के आ जाएगा। 0 में 6, 6, 8, 8, 6 और 3 9, 6 और 1 7। तो 7986 हमारा सही आंसर होगा। ये कितना है, ये अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट ऐसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु के एक टुकड़े की कीमत है 360। 360 रुपये से बढ़कर 432 कर दी गई है, कीमत का बढ़ा हुआ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, देखिए धातु का टुकड़ा है, इसकी कीमत पहले कितनी थी, 360 रुपये, अभी कितना हो गया, 432 हो गया। कितना बढ़ा, ठीक है, 60 से 40 और 30 और 72, कितना बढ़ा, +72 हुआ। कितने में से बढ़ा, 360 में से बढ़ा, उसको नीचे रखेंगे। 360 में से बढ़ा, और प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं।
एक जीरो से एक जीरो कट करिएगा, 36 से कट करेंगे 2 बार, 36 दूना 72, 2 दाहम कितना हो जाएगा 20%। तो 20% इसका सही आंसर होगा, 20% बढ़ा था। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, जब एक आइटम को 391 रुपये में बेचा जाता है तो 15% का नुकसान होता है, वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले 15% की फ्रैक्शन वैल्यू तो पता करिए। 15% को लिख क्या सकते हैं, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आता है 100 आता है। 15% की वैल्यू डायरेक्ट पता होना चाहिए। इसको 5 से काटिए, ऊपर वाले को नीचे वाले को। 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा सीपी होता है। 20 रुपये में कोई वस्तु, इसका मूल्य था, ये सीपी था इसका 20 रुपये, इस पर 3 रुपये का नुकसान हुआ। 15% का क्या हुआ है, नुकसान होता है। तो 3 रुपये का नुकसान हुआ, मतलब हमने वस्तु को 3 रुपये कम में बेचा होगा, अर्थात 17 इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 17 रहा होगा। अच्छा, सेलिंग प्राइस 391 है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 391 में बेचा गया है, तो ये वस्तु 17 में ना बेचकर कितने में बेचे हैं, 391 में बेचा है हमने स्टूडेंट। तो 17 का कितना गुना है, तो 391 में 17 का भाग दे दीजिए, कितने गुना आएगा, 17 दूना 34, 5 बचेगा 51, 17 तिया 51, 23 गुना है। तो ये भी 20 ना होकर, ये अपने आप का जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य, ये भी 20 ना होकर 23 गुना हो जाएगा। एक वस्तु जितना गुना होगा उसका क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य वह भी उतना ही गुना होगा, तो ये क्रय मूल्य भी 23 गुना हो जाएगा। 23 दूना 46 होता है। ठीक है, एक जीरो और चिपका दीजिए, तो इसका सही आंसर होगा 460 रुपये था हमारा लागत मूल्य वस्तु का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 473 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर सिग्नल को पार करने में ट्रेन 33 सेकंड का समय लेती है। यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 76 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लेंथ बतानी है, लंबाई ज्ञात करनी है। अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 473 मीटर लंबा पुल है, एक छोर पर उसके सिग्नल है। ये कोई पुल है मान लीजिए, और यहाँ पे कोई सिग्नल गड़ा है। ये ट्रेन कोई आती है और इसको कितने सेकंड में पार करती है, 33 सेकंड में। अच्छा, याद रखना, जब ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन उसकी खुद की लंबाई को पार कर रही होती है, क्योंकि ट्रेन इनके नीचे से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ट्रेन जब खुद को पार करती है, साफ साफ शब्दों में कहें तो सिग्नल को पार कर रही है, मतलब खुद को पार कर रही है, तो ट्रेन को 33 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है, 33 सेकंड का। अब देखिए, ट्रेन खुद के साथ साथ उस 473 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। 473 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो इसको समय लगते हैं 76 सेकंड। अच्छा, कितना समय ज़्यादा लगा दोस्तों, 76 सेकंड। 76 में से 33 घटाइए, 6 में 3 घटाएंगे 3 आएगा, और 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो 43 सेकंड ट्रेन ने एक्स्ट्रा लिया। इधर एक्स्ट्रा लंबाई कितनी थी, ट्रेन तो था ही, 473 मीटर लंबाई ज़्यादा हुई। इधर 473 ज़्यादा हुआ तो 473 मीटर लंबाई का डिफरेंस आया, तो इधर समय का डिफरेंस आया 43 सेकंड। कितना दोस्तों, 43 सेकंड। अब आगे देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 सेकंड की वैल्यू निकाल दीजिए। 1 सेकंड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिएगा, 473 मीटर, 473 मीटर की वैल्यू है, 473 मीटर की वैल्यू है 43 सेकंड। कितना, 43 सेकंड। तो 1 सेकंड की वैल्यू निकालिएगा, 1 सेकंड की वैल्यू आएगी 11। ठीक है, यहाँ से निकालिएगा 1 सेकंड। 1 सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 43 का 473 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो 473 बटे हो जाएगा 43, कितना आ जाएगा 43। अब देखिए 43 से एक बार जाएगा, काट के देखिए, 43 एकम 43 एक बार जाएगा, इस 4 बचेगा, फिर से 43 एकम 43 एक ही बार जाएगा। तो कितने बार जाएगा, 1 सेकंड की वैल्यू है 11 मीटर। 1 सेकंड की वैल्यू कितनी आई, 11 मीटर। ठीक है, यहाँ से 1 सेकंड की वैल्यू हमने पता कर लिया। अब हमको ट्रेन की लेंथ बतानी है। ठीक है, 1 सेकंड की वैल्यू अगर 11 मीटर है, यहाँ पे देखिए ट्रेन की लेंथ 33 सेकंड चली है, तो ये भी 1 सेकंड जब 11 मीटर, तो 33 सेकंड की वैल्यू 33 में 11 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 तियाँ 33 3 बार। ठीक है, 11 तियाँ 33 और 3 हासिल बचा 36, तो 363 मीटर हमारा सही आंसर होगा। क्या दोस्तों, 363 मीटर याद रखना है। कितना, 363 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 85 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर हों।
अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका विकर्ण इतना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, याद रखना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या है दोस्तों, डायगोनल मतलब विकर्ण को बोलते हैं d, ठीक है, d से रिलेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब पहला 1/2, पहला विकर्ण क्या दिया है दोस्तों, तो 85 दिया है, 85 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया है 86 सेंटीमीटर। हाँ, क्षेत्रफल है तो सारे के सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में आएंगे क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। 2 से काटिएगा तो ये 23 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 23 बार, 23 दूनी 46। अब 85 का 23 से मल्टीप्लाई करना है, 85 का 23 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का रूल हमने बताया, पहले सीधा सीधा गुणा करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, फिर से सीधा सीधा गुणा कर देंगे, ठीक है। क्रॉस जब करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणा करके ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिएगा कैसे करते हैं गुणा। 5 पहले सीधा सीधा, 3 पचे 15, 5 हासिल 1 आया, याद रखना है, ठीक है। अब तिर्यक गुणा करिएगा ऐसे, 8 त्रिक 24 और 5 दूना 10, इन दोनों को जोड़िए, 24 और 10 34, और 1 हासिल बचा है 35, 5 फिर से 35 का 5 कैरी आया 3, फिर से सीधा सीधा गुणा करिए, 8 दूना 16 और 3 हासिल बचा है 19। तो 1955 इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, सही आंसर होगा 1955, ठीक है। इसके क्षेत्रफल आ गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1955 और सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए दो व्यक्ति हैं अल्फा और बीटा, क्या, एक का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा। इनकी आयु का रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है 2:5। मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा। इनकी आयु का अनुपात है 2:5, 2:5। चलिए यक्स में मान लें 2:, क्या याद रखना है, 5, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं 2x, इसका मान लेते हैं 5x। इनकी आयु का योग, अच्छा दोनों को जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा, आयु का योग 7x। इसने बोला है आयु का योग 7x नहीं है, कितना है, 231 है, 231 है। कितना गुना, काट के देखिए 7 का कितना गुना, इस 7 को उधर लेके जाएंगे तो 231/7 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 3 बार जाएगा, और 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, 33 बार जाएगा। तो यक्स की वैल्यू 33 आ गई। उनकी उम्र के बीच अंतर कितना है, अंतर बताना है दोस्तों। अंतर देखिएगा कितना है, दोनों के बीच अंतर देखिए 2x और 5x, इन दोनों के बीच आप अंतर निकालिए तो आ जाएगा 3x, और x की वैल्यू कितनी आई है, 33, ठीक है। तो x का वैल्यू रख दीजिए, 33 रखेंगे तो 3 का गुणा 33 से करेंगे, 33 तियाँ 99। तो इनके आयु का अंतर कितना हो गया, 99 वर्ष, कितना, 99 वर्ष, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते ही स्टूडेंट ना स्किप करने लग जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी हमें एग्जाम में छोड़ना नहीं है। देखिएगा कैसे करना है और कम समय में करना है। किसी संख्या के 80% का 75% का 66.67% का 25%, 6343 है, संख्या का 40% क्या होगा। मान लेते हैं कोई संख्या है यक्स, वो संख्या हमने मान लिया यक्स है, क्या है, यक्स है। इसका 80%, 80% परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका 75% का मतलब है गुणा, इसीलिए गुणा कर रहे हैं। 75% मतलब होता है 75/100, करते जाइएगा। का 66.67% मतलब क्या हो जाएगा, 66.67% कैसे लिखेंगे, 66.67/100, ठीक है। और 25% का मतलब होता है 25/100। ये टोटल कितना दिया है दोस्तों, तो ये दिया गया है 6343 है। ये कितना है, इक्वल दिया है 6343, 6343, कितना, 6343, याद रखना है। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 5 बार। तो यहाँ से वैल्यू आई यक्स इंटू 4/5, कितना, 4/5। अब देखिए इसको 25 से काटिए, 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, इंटू 3/4। अच्छा आपको वैल्यू अगर पता हो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। याद रखिएगा जो 66 सही, यहाँ से मैं वैल्यू बता देता हूँ, ये 66 सही 66.67, ये 2/3 होता है, 2/3 होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, 1/3
1/3 का परसेंटेज में वैल्यू होता है 33%, और ये उसका डबल दिख रहा है, 33 दूना 66, ठीक है। इसमें 2 का डबल करेंगे तो ये डबल है, तो 33 दूना 66.67% आएगा। ये 2/3 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। कभी टाइम रहेगा तो निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। 2/3, ठीक है। 25/100, 25 से काटिएगा एक बार, 25 से काटिएगा 4 बार, बराबर दिया है उतना ही 6343, आगे चलता रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इसको सॉल्व करिए आगे। सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 4 से 4 कटेगा, यहाँ 3 से 3 कटेगा, 2 से कटेगा नीचे वाला 2 बार, बचा कितना यक्स, और नीचे बचा है 5 दूना 10, नीचे क्या बचा है 10, बराबर में क्या बचा है 6343। इसका गुणा करेंगे 10 का तो उधर जाके एक जीरो यहाँ लगा दीजिए, 6343 था ना दोस्तों, ठीक है। 6343 और ये जीरो, ये 63,430 है। क्या आया 63,430, कितना आया दोस्तों 63,430, 63,430, ये 30 है ना, ठीक है। अब इसका 40% निकालने को बोला है क्वेश्चन में, देखिएगा 63,430 संख्या तो आ गया, यक्स का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अभी क्या निकालना है इसका 40%, इसका 40% निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। इसका 40% कैसे निकालेंगे देखिएगा, ठीक है। 63,000 हमारे पास क्वेश्चन है, 63,430 यक्स की वैल्यू है, इसका 40% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 40/100 आएगा, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों 100। अब काटिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इधर भी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो सिंपल सा 6343 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, 4 तियाँ 12, 2 हासिल आया 1, 4 चौको 16, 1 17, 7 हासिल आया 1, 4 तियाँ 12, 1 13, 3 हासिल आया 1, 4 छः 24, 1 25, आंसर आ गया। क्या आएगा आंसर 25,372 इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक किताब पर मुद्रित मूल्य 3,000 रुपये है, ठीक है। मुद्रित मूल्य का मतलब होता है दोस्तों अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, जितना अंकित रहता है मार्क प्राइस, ठीक है। कितना है 3,000 रुपये है। एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। एमपी मार्क प्राइस क्या दिया है 3,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। अंकित मूल्य दिया है 3,000 रुपये। अब दुकानदार क्या करता है 10% की छूट देता है। यदि वह अभी भी 20% का लाभ कमाता है तो पुस्तक का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य निकालना है। सीपी हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, सीपी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर छूट देने पर भी लाभ या हानि कमाता है, ठीक है, छूट देता है और अगले व्यक्ति को लाभ होता है फिर भी, तो इस स्थिति में हमेशा हमें सीपी और एमपी का रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है, सीपी और एमपी का रेशियो फाइंड करना है। देखिएगा कैसे, ठीक है। सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीपी और यहाँ पे लिखेंगे एमपी, सिंपल सा सीपी और एमपी लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, जितना छूट दिया उसको लिखेंगे। यहाँ पे रेशियो में क्या लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट अथवा लॉस, अगर लॉस है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे। अब देखिए 10% का डिस्काउंट मिला है, कितने का डिस्काउंट, और 20% का प्रॉफिट है। तो देखिएगा आगे हल करेंगे कैसे। यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू रख दीजिए 10, तो 100 में से 10 यहाँ पे 10 रखेंगे तो क्या आएगा 100 में से 10 घटा के देखिए 90 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 20% का, तो 100 प्लस 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 120। इन दोनों का रेशियो छोटा कर लीजिए, 9 जीरो से जीरो कट गया, 3 से यहाँ जाएगा 3 बार, 3 से यहाँ जाएगा कितने बार 4 बार, तो 3:4। अब देखिएगा ये क्या हो गया, ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है एमपी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या है, जो एमपी की वैल्यू है ये 4 नहीं है, ये कितना दिया है 3,000 रुपये दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अभी हमने देखा था। देखिए फिर से देख लीजिए कितना है 3,000 दिया है ना, ठीक है। मार्क प्राइस 3,000 है, तो 3,000 ये कितना गुना है 4 का, 3,000 में 4 का भाग दे दीजिए, सिंपल सा 4 सत्ते 28, 7 बार पूरा पूरा जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 और एक जीरो और, तो 750 गुना। तो ये जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य हमको निकालना था, ये भी सीधा जितना गुना अंकित मूल्य है उतना ही हो जाएगा, तो ये भी 750 गुना हो जाएगा। पहले 3 का 75 से गुणा करिएगा, एक जीरो चिपका दीजिएगा, 3 पचे 15, 5 हासिल आया 1, 3 सत्ते 21 और 1 हो जाएगा 22,
ठीक है, कितना हो जाएगा 22, तो 2250 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा 2250 हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का औसत 143 है, एक संख्या कम करने के बाद भी औसत तापमान या औसत वही रहता है, सेम रहता है। ठीक है, औसत समान रहता है। क्या रहता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, तापमान नहीं है, औसत समान रहता है। क्या, समान रहता है। 7 संख्याओं का औसत 143 है, एक संख्या कम करने के बाद भी औसत समान रहता है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, 1 सेकंड भी नहीं लगाना इसमें, 1 सेकंडों का सवाल है। ठीक है, निकाली गई संख्या ज्ञात करना। अच्छा, निकाल दिया हमने, एक संख्या निकाला, तब भी औसत में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। पहले 7 संख्याओं का औसत था 143, एक संख्या हमने निकाल लिया, मतलब 6 संख्याएं बचे, तब भी औसत समान है, मतलब 143 है। तो निकाली गई संख्या क्या है, जब कोई चीज़ निकाला जाता है तो औसत समान रहता है, इसका मतलब है जो संख्या गई है वो अपने साथ उतना ही लेके गई है, 143 ही लेके गई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 143 ही था। जो संख्या निकाला गया है वो 143 निकल के गया है, इसीलिए तो औसत में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन 12 से विभाज्य होगा। तो याद रखिएगा, पहले 12 का फैक्टराइज करिए। 12 को फैक्टर क्या होता है, ये किससे मिलकर बना है, तो 3 और 4 से मिलकर बना है। ठीक है, अब 3 का विभाज्यता का नियम हमको पता होना चाहिए, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल, दोनों का विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। लास्ट के 2 डिजिट देखिए, यहाँ से 8 है तो 4 दूना 8 ये है। 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता, मतलब दूसरा ऑप्शन गलत हुआ। ये दूसरा ऑप्शन, ये वाला देखिए, इसमें 12 है, मतलब ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये वाला 2 है, नहीं आता। ठीक है, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए ये वाला देखिएगा, 7 7 5 12, 12 8 20, 8 28, ये कभी भी किसी 3 से नहीं कटेगा। क्यों, तो एक ही ऑप्शन बचा, 75,912, यही हमारा राइट आंसर होगा। चेक कर लीजिए, पहले 9 3 से कटता है, ठीक है, 2 1 3, ये भी पूरा कट जाएगा, 7 5 12, ये भी कट जाएगा। तो पूरा 3 से डिविजिबिलिटी रूल और 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होता तो इस क्वेश्चन को हमें आसानी से टैकल कर सकते थे, सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि रेलवे पुलिस में किस प्रकार से फर्स्ट शिफ्ट 25 जनवरी को प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ से आपको क्या नया सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो इसी तरह के नए वीडियो पाने के लिए सभी इम्पॉर्टेंट वीडियो, जीके, रीजनिंग, मैथ, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक्स और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।